अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में दो अहम इश्यूज़ हैं जिन पर हम बात करेंगे। सबसे पहले जिस मामले पर हम बात करेंगे वो इस वक्त जो भारत में होने वाले मज़ालिम हैं अक़लियतों पर, मैं चाहूँगा कि उसका तज़किरा आज के प्रोग्राम में ज़रूर हो। इस वक्त अमरीकी कमीशन ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें भारत को अक़लियतों के लिए ख़तरनाक तरीन मुल्क करार दिया गया है। फिर अक़लियतों पर जो जुल्म करने का मामला है उसमें इस अमरीकी कमीशन ने ये मुतालबा किया कि भारत को ब्लैक लिस्ट किया जाए। इस वक्त हम सब जानते हैं कि वहाँ पर तमाम तर अक़लियतें, जिनमें बड़ी तादाद अक़लियतों में मुसलमानों की है बिलख़ुसूस, जिन्हें निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन अगर ये कहा जाए कि सिर्फ मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है तो ऐसा नहीं है, बल्कि वो जो इस वक्त तमाम तर अक़लियतें वहाँ पर मौजूद हैं, चाहे वो सिख हों चाहे वो क्रिश्चियंस हों, सभी कहीं ना कहीं बहुत बुरे तरीके से इस सारे मामले में सफ़र कर रहे हैं। फिर जब कोविड-19 कोरोना वायरस वहाँ पर आया तो उसका पूरा का पूरा इल्ज़ाम मुसलमानों को दे दिया गया कि इसके फैलाव की वजह मुसलमान हैं, इनकी वजह से ये वायरस फैल रहा है। फिर इसके साथ साथ अगर हम ये देखें कि बहुत सारे और मामलात में मुसलमानों को मोर्द इल्ज़ाम ठहरा दिया जाता है, उनको अपनी बहुत सारी चीज़ें रूटीन में करने की इजाज़त नहीं दी जाती। कहीं पर मॉब्स अटैक कर देते हैं, उनके घरों को ज़्यादती का निशाना बनाया जाता है। फिर उसके बाद वहाँ पर उनके जो हुकूमती रहनुमा हैं बीजेपी पार्टी के, वो कहीं पर अपने लोगों को ये हिदायत कर रहे होते हैं कि मुसलमानों से किसी किस्म का कारोबार ना किया जाए। हालिया एक बीजेपी के रहनुमा का बयान था कि मुसलमानों से सब्ज़ी नहीं ख़रीदनी चाहिए। तो ये तमाम तर चीज़ें हैं जो इस वक्त जो कि एक सेकुलर इंडिया या शाइनिंग इंडिया का एक नारा था, मोदी सरकार ने उसको मट्टी में मिलाकर रख दिया। अब दुनिया इस बात का इतराफ़ कर रही है और दुनिया की तरफ से ब्लैक लिस्ट करने के मुतालबे हैं, दुनिया की तरफ से ख़तरनाक तरीन मुल्क करार देने के मामले हैं। टूरिज़म के हवाले से भारत जाना जाता था, लेकिन हालिया कुछ अरसों में जिस तरह से वहाँ पर जो टूरिस्ट आए और उनके साथ और दीगर मौक़ों पर जो रेप के मामलात हैं, तो जो एडवाइज़री बहुत सारे मुल्क जारी करते हैं, वो अब टूरिज़म के लिए भी उस मुल्क में जाने के लिए लोगों को नहीं प्रेफर किया जा रहा है। तो एक दरिंदगी की एक तस्वीर है। एक तो मोदी खुद एक दरिंदा, और फिर जो सरकार है, और फिर जो वहाँ पर एक सूरत हाल है, वो एक इंतहाई घिनौनी और दरिंदगी की एक तस्वीर है जो इस वक्त हमें भारत में नज़र आ रही है। इसके साथ साथ जो मकबूजा कश्मीर का मामला हम बात करते आए, उस पर जिस तरह से वहाँ पर एक तब्दीली की गई, फिर उसके बाद उसका स्टेटस तब्दील किया गया। अब जो खबर है, जो ताज़ा तरीन खबर है, वो 3 लाख गैर मुकामी अफराद को वहाँ पर डोमिसाइल जारी किए गए हैं और ये अभी मरहलावार मज़ीद लोगों को जारी किए जाएंगे। तो बुनियादी तौर पर जिस तरह से फ़लस्तीन में हमने देखा, जो डेमोग्राफ़ी है, जो नक्शा है, जो वहाँ पर आबादी का तनासुब है, उसको मुकम्मल तौर पर तब्दील करने के लिए ये तमाम तर इक़दामात हो रहे हैं। ये आर्टिकल 370 के बाद ये वैसे ही वाज़ेह था और अब अमली तौर पर बग़ैर खौफ व ख़तर भारत ये इक़दामात कर रहा है। एंड बिसाइड्स ऑल दिस, जो लाइन ऑफ कंट्रोल पर तमाम तर चीज़ें हो रही हैं, जिस तरह भारत इस मौके पर भी, जब दुनिया अपना दिफाई बजट इस वक्त मुख्तस कर रही है इस मर्ज से निपटने के लिए, एक एमरजेंसी की सूरत हाल है, लोग उससे निकलने की कोशिश कर रहे हैं, तो लाइन ऑफ कंट्रोल की मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ इस मौके पर भी भारत करता नज़र आ रहा है। तो ये एक वो जो दरिंदगी और जो एक खौफनाक चेहरा है, बड़ा खुलकर हर मामले में वाज़ेह हो रहा है। चाहे कश्मीर में डोमिसाइल जारी करने की बात हो, चाहे अक़लियतों के साथ बुरे सलूक की बात हो, चाहे लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी की बात हो, और ऐसे मौके पर भी एक जंग का माहौल बनाए रखने की बात हो, ये तमाम तर चीज़ें हैं जो एक बड़ी वाज़ेह तस्वीर है। मैं चाहूँगा प्रोग्राम के पहले हाफ में हम इस मौजू पर बात करें और सेकंड हाफ में इस वक्त जो 18वीं तरमीम का मामला ज़ेर बहस है, जहाँ पर चौधरी शुजात साहब मैदान में आए हैं। उनका कहना है कि अक्सरियत से एक तरमीम पास हुई थी, जबकि अपोजिशन की 2 जमातें हैं जिनमें पीपल्स पार्टी है, PMLN है, ख्वाजा आसिफ साहब PMLN से फरमा रहे हैं कि बड़ी तवील बहस के बाद ये तरमीम पास हुई थी। मौलाना फजल रहमान साहब इसके दिफा में आ गए हैं। इससे पहले हुकूमती बयान जो आया था वो ये कि जी 18वीं तरमीम को छेड़ने का हमारा कोई इरादा नहीं। फिर हुकूमत नहीं तो उनके इत्तेहादी राब्ते करते हैं। 18वीं तरमीम इस मौके पर ज़ेर बहस आना, थोड़ा सा ये अपनी हुकूमत से भी सवाल है कि तमाम तर ऐसे इशूज़ जिन पर मुतज़ाद आ रहा हों, उन पर आप आकर बात ऐसे क्राइसिस की सिचुएशन में करते हैं। इस वक्त एक ही फोकस होना चाहिए और वो इस क्राइसिस से, इस जो वबा है, इससे निमटने का होना चाहिए। अपने लोगों को किस तरह बेहतरी की तरफ लेके जाना है, ये अपोजिशन की तमाम जमातों और हुकूमत सबका ये रवैया होना चाहिए। लेकिन कौन ये चिंगारी लगाता है, कौन ये तीली लगाता है कि जी आप 18वीं तरमीम को ख़त्म करें, रिवोक करें उसको, और फिर उसके दिफा में उतर आते हैं और ये इशूज़ क्यों ज़ेर बहस आते हैं। और फिर क्या 18वीं तरमीम वाकई एक बहुत बड़ा क्या कोई गलत काम था, अब उसके समरात नहीं हैं, गलत चीज़ें हैं और इस वक्त ये वक्त की आम ज़रूरत है कि उसे तब्दील किया जाए।
میں چاہوں گا اس پر پروگرام کے سیکنڈ ہاف میں ہم بات کریں. گیسٹ پارٹیسپنٹس کا تعارف کراتا چلوں. پروگرام میں ہمیں جوائن کیا جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب نے, سینئر تجزیہ کار ہیں. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. مرتضیٰ سولنگی صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں, سینئر صحافی اور تجزیہ کار ہیں. نذیر لغاری صاحب کراچی سے ہمیں پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں, آپ بھی سینئر صحافی اور تجزیہ کار ہیں. تینوں انتہائی معزز مہمانوں کا بہت شکریہ. جنرل صاحب, میں گفتگو کا آغاز آپ سے کروں گا. ٹو بگن ود, اس وقت جو امریکی کمیشن کی رپورٹ ہے اور جہاں پر بڑا واضح طور پر یہ اب کہا جا رہا ہے کہ بھارت اقلیتوں کے لیے ایک خطرناک ملک ہے, اس کو بلیک لسٹ کیا جائے, اور یہ امریکہ کے کمیشن سے یہ رپورٹ آ رہی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اب عالمی دنیا بھی اس بات کا اعتراف کر رہی ہے جو پاکستان کا موقف رہا, جو ہم کہتے آئے کہ وہاں پر ظلم ہو رہا ہے, جو وہاں کی اقلیتیں ہیں ان کی سنوائی اب بنیادی طور پر کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ عالمی سطح پر بھی کہیں ہو رہی ہے یا ان کی حمایت میں کہیں آواز اٹھ رہی؟ بڑا انہوں نے کمیشن کی رپورٹ کا جہاں تک تعلق ہے, انہوں نے تو بڑا واضح طور پہ اور ہر چیز پہ تبصرہ کیا ہے جو کچھ بھی ہم خود بھی اعتراض کرتے رہے یا وہاں کے مسلمان اس کے اوپر احتجاج کرتے ہیں. لیکن آپ دیکھیے کہ کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ ہوتا رہا اس کو تو بہت عرصے سے ہو رہا ہے, لیکن اس پہ کبھی بات چیت نہیں کی, حالانکہ وہ ایک متنازع علاقہ تھا اور اس پہ اوپر بات کرنا کوئی اتنا مسئلہ نہیں تھا. یونائیٹڈ نیشن کی قراردادیں موجود ہیں. تو بات تو وہی ہے کہ آج جب ایک کمیشن یہ کہہ رہا ہے تو دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا حکومتی سطح پہ, سرکاری سطح پہ, کیا امریکن گورنمنٹ جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے وہ بھی سینسٹائز ہوتا ہے, جو ریکمنڈیشنز موجود ہیں کیا وہ ان پہ عمل کرتے ہیں. آج اس رپورٹ میں کچھ ریکمنڈیشنز موجود ہیں اور ریکمنڈیشنز پہ اگر عمل ہوتا ہے تو پھر آپ یہ سمجھیے کہ یہ واقعی ہم امریکن گورنمنٹ اس معاملے میں سیریس ہے, جو مجھے نہیں لگتا. دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ اقلیتوں کے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھتے ہیں تو اس میں دو چیزیں, ایک تو یونائیٹڈ نیشن کی جو ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشن ہے اس کے اعتراضات موجود ہیں, ان کی رپورٹیں موجود ہیں. دوسری طرف یہ یونائیٹڈ نیشن کے چارٹر کی وائلیشن ہے. کیا یونائیٹڈ نیشن اس کا نوٹس لے گی؟ کیا یہ طاقتیں جو ہیں یہ اس ایشو کو یونائیٹڈ نیشن میں لے کے جائیں گی کہ انڈیا کو کنفرنٹ کیا جا سکے, انڈیا کو کٹہرے میں لایا جائے کہ جناب آپ کر کیا رہے ہیں؟ بات یہ ہے کہ آپ بڑی سمپل سی ایک مثال ذہن میں رکھیے کہ مودی وہی شخص ہے جس نے گجرات میں 2000 لوگوں کو مروایا اور اس کو ایک ٹیررسٹ ڈکلیئر کر کے مغربی دنیا نے اس کا داخلہ بند کیا ہوا تھا. پھر اچانک کیا ہوا کہ وہ ٹیررسٹ نہیں رہا اور آپ نے اس کا داخلہ بھی کھول دیا اور ہر طرح کی اس کی پذیرائی بھی ہو رہی ہے. یہ وہ منافقت ہے. اگر آپ کا ضمیر یہ بتاتا تھا کہ یہ آدمی دہشت گرد اور آپ نے پابندی رکھی تھی تو پھر تو آپ کو اس کے وزیر اعظم بننے پہ بھی آپ کو اعتراض ہونا چاہیے تھا. وزیر اعظم بننے پہ بھی آپ اس قوم کی اخلاقی گراوٹ کے اوپر کمنٹ دیتے کہ جناب بھارت کے عوام جو ہیں وہ بالکل ایک سیکٹیرین قسم کی سیاست میں چل رہے ہیں, جہاں انہوں نے ایک ہندو میجورٹی ووٹ دے کے تو ایک قاتل کو اپنا وزیر اعظم مقرر کر لیا ہے. لیکن آپ نے دیکھا کہ وہ ساری جو پابندیاں وہ ختم کر دی گئی یک طرفہ اور پذیرائی شروع ہو گئی. تو یہ وہ منافقت ہے سیاست کی, انٹرنیشنل سیاست کی, جس کی وجہ سے آپ یہ توقع نہ کریں کہ اس رپورٹ کے باوجود یہ کوئی اس میں سے کوئی خاص نتیجہ نکلے گا. ہاں البتہ یہ ہے کہ امریکن گورنمنٹ اگر انڈیا سے, بھارت سے کوئی کنسیشنز لینا چاہتی ہے, کوئی دیکھتے ہیں کہ جن چیزوں کے اوپر وہ ان کو اپنے رستے پہ لانا چاہتے ہیں اور بھارت نہیں آ رہا, تو اس کو انڈر پریشر ضرور لائیں گے اپنے مقاصد پورے کرنے کے لیے, چائنا کے خلاف یا اور ٹریڈ وغیرہ کے جو ایگریمنٹس ہیں ان میں. یہ وہ چیزیں ہیں جن میں کہ یہ کوئرسو طور پہ, ایک ایکشن کے طور پہ اس کو استعمال کیا جائے گا اور بھارت سے وہ اپنے لیے کنسیشن لیں گے اور اس کے بعد خاموش ہو جائیں گے. میرا نہیں خیال کہ انسانیت ابھی اس پائے پہ اتنی بلند ہو چکی ہے کہ وہ اس طرح کے غیر انسانی رویے جو ہیں ان کو کھل کے ان کی مذمت کر سکے, اور حکومتیں یا یونائیٹڈ نیشن اتنی طاقتور ہو چکی ہے کہ وہ ان کے خلاف ایکشن کر سکے. یہ سارا کچھ مفادات کی روشنی میں تب جائے. رائٹلی سیٹ جی, آپ نے بڑا پریسائزلی جین صاحب اس پہ اپنا پورا تجزیہ دے دیا. مرتضیٰ سولنگی صاحب, میں آپ سے جاننا چاہوں گا ایز اے میٹر آف فیکٹ, اب جب ہم اس معاملے کو ڈسکس کر رہے ہیں تو ہم سب جانتے ہیں کہ یہ کمیشن ہے جس کی رپورٹ ہے, اس کو کس طرح سے سرکاری سطح پر امریکی حکومت انڈوس کرے گی یا اس پر کوئی آواز اٹھائے گی, یہ ہم سب جانتے ہیں کہ شاید ایسا نہیں ہونے والا. ایز اے میٹر آف فیکٹ کوئی چیز ایٹ لیسٹ ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ جو بالکل خاموشی تھی وہ خاموشی ایٹ لیسٹ ختم ہو رہی ہے. اس کا اعتراف چاہے وہ ایک کمیشن کی رپورٹ کے ذریعے آئے یا اس کی سفارشات کے ذریعے آئے, کم سے کم بات کا آغاز تو ہوا. تو امید کر سکتے ہیں کہ ایک طویل سفر ہے لیکن کسی وقت جا کر انسانیت ضرور جاگے گی. ہمیں کسی خوش فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے. یہ کمیشن کی رپورٹ ہے, ساتھ ہی امریکی ریاست
अमरीकी हुकूमत उनके स्टेट डिपार्टमेंट की मजहबी आज़ादियों से मुतल्लिक सालाना रिपोर्ट आती है, तो उसके नतीजे में फिर क्या होता है? उसके नतीजे में रियासतें जो है वो अपनी पॉलिसियाँ तब्दील तो नहीं करती, वो हमारे बारे में भी तबसरा करते हैं, वो भारत के बारे में भी तबसरा करते हैं, लेकिन रियासतों की अखलाकियात और उसूल नहीं होते, रियासतों के मफादात होते हैं और रियासतें अपनी मफादात पर चलती हैं। जहाँ तक भारत के अंदर ये इंतहा पसंदी का मामला है, जिसको बीजेपी जो है ख़ास तौर पर उसकी क़यादत फरमा रही है, उससे और किसी को नुकसान हो ना हो, सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो भारत को होगा, और भारत को जो नुकसान होगा वो देरपा होगा। जो बुनियादी उसूल है वो यही है कि रियासत के तमाम शहरियों को बुनियादी हुकूक बराबर होने चाहिए, रियासत उनके दरमियान किसी किस्म का इम्तियाजी सलूक न रखे, अगर रखेगी तो वो फिर अपने शहरियों से वफादारी की तवक्को नहीं रख सकती। 11 अगस्त की जो तकरीर है कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की, उसको हम लेकर क्यों ज़्यादा उसका जिक्र करते हैं? क्योंकि उसमें भी इसी उसूल की बात की गई थी जी। और जब हम खुद उस उसूल से हटे हैं तो उसके नताज आज भुगत रहे हैं और शायद आइंदा भी भुगतेंगे। भारत के अंदर जो सेकुलरिज्म के नाम पर रियासत कायम की गई, अब तो आपने खुद देखा है कि बीजेपी के जो सीनियर लीडर्स हैं वो बैनुल अक़वामी मीडिया के लोगों से कहते हैं कि जी रियासत के अंदर जो है वो तमाम शहरियों को हुकूक बराबर नहीं है, बल्कि उन्होंने बराबर हुकूक की जो डेफिनेशन है वो उसको ही बदल दिया कि जी बराबरी के हुकूक तो बराबर लोगों में होते हैं, जो मुसलमान हैं वो बराबर के शहरी नहीं हैं। तो ये वो तबाही का रास्ता है जिस पे भारत चल पड़ा है। अभी तो ये बात है कि जी जो भारत है वो सिर्फ हिंदुओं की रियासत होगी, आगे फिर ये होगा कि ये सिर्फ ब्राह्मणों की रियासत होगी, तो फिर जो शूदर हैं और खत्री हैं, वैश्य हैं, वो किधर जाएंगे? तो ये तकसीम का जो उसूल है, जब उस पर आप चल पड़ते हैं तो फिर ये तकसीम दर तकसीम दर तकसीम होती है। तो इसका नुकसान तो भारत को खुद होगा, लेकिन अगर हम इससे ये तवक्को रखें कि अमेरिका या यूरोप या कोई और ममालिक, आपने हाल ही में देखा कि कश्मीर के मामले पर हमारे जो मुसलमान ममालिक हैं, अरब ममालिक हैं, उन्होंने क्या रवैया अख्तियार किया आर्टिकल 370 के बाद। तो हमें बहुत ज़्यादा खुशफहमी का शिकार नहीं होना चाहिए, हमें अपनी जो अखलाकी हैसियत है उसको मजबूत करना चाहिए, हमें उस रास्ते पे चलना चाहिए जो कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का रास्ता है, उसी से हम आगे चल पाएंगे। भारत जो है वो तबाही के रास्ते पर चल पड़ा है और उसमें सिवाय तबाही के अलावा और कुछ नहीं है। ठीक, जिस तरह से आपने फरमाया सोलंकी साहब के खुशफहमी का शिकार हमें नहीं होना चाहिए। जो भारत कर रहा है वो यकीनन वो खुद तबाही के रास्ते पर चल पड़ा है, ये हम सब कहते हैं, हम जानते हैं, उसकी अमली तस्वीर हम देख रहे हैं। नज़ीर लगारी साहब, आप इस सारी सूरत हाल को किस तरह से एनालाइज करेंगे? इस वक्त जो माइनॉरिटीज़ के साथ, अक़लियतों के साथ वहाँ पर जो सलूक है, ये कहना कि कोरोना के फैलाव की वजह मुसलमान हैं, ये कहना कि उनसे कारोबार ना करें, ये कहना कि उनसे सब्ज़ी ना ख़रीदें, ये काफ़ी हैं तमाम तर इंडिकेटर्स हमारे ये जानने के लिए कि ये जिन लाइंस पर इस वक्त भारत चल रहा है, जिस तरह से सोलंकी साहब ने कहा कि काफ़ी है उसकी तबाही के लिए। और जो ये रिपोर्ट है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं अमरीकी कमीशन की, जहाँ पर कुछ सिफारिशात हैं या अगर कोई और आलमी इदारा या आलमी सतह पर कोई बात आती है तो उस पर हमें बहुत ज़्यादा खुशफहमी का शिकार नहीं होना चाहिए, जिस तरह से कहा गया, क्योंकि जो कंट्री टू कंट्री कॉन्टैक्ट है वो उसमें इखलाकियात और तमाम तर चीज़ें ये मायने नहीं रखती। देखें, बाद दफ़ा सूरत हाल ऐसी हो जाती है कि दुनिया को उस तरफ तवज्जो देनी पड़ती है। दुनिया ने बहुत लापरवाही बरती कि भारत के जो इक़दामात थे, आलमी बिरादरी उसकी मज़म्मत नहीं कर रही थी। इस्लामी बिरादरी तो कारोबार के तसव्वुर में थी कि जनाब भारत के साथ हमने कारोबार करना है, इसलिए हमें क्या पड़ी है कि हम वहाँ के मुसलमानों या कश्मीरियों या पाकिस्तान के की जो तशवीश है उसको खातिर में लाएं। लेकिन एक फितरत का अमल होता है और अब ये चीज़ें ज़ाहिर होना शुरू हो गई हैं।
भारत के बारे में ये जो तासुर है कि वो एक सिंगल एंटिटी है, ये बिल्कुल गलत बात है। भारत कभी भी सिंगल एंटिटी नहीं रहा है, और जब वो रहा है तो ऐसे अदवार में रहा है जब वहाँ पर इंसाफ होता नज़र आता था। और वो चंद अदवार हैं जो मुस्लिम दुनिया के अदवार थे, मुसलमान हुक्मरानों के अदवार थे, या किसी ज़माने में कनश का दौर हुआ करता था। लेकिन भारत जो है वो एक मुनक़सिम मुआशरा है, और मुनक़सिम मुआशरे को जिस चीज़ ने एक कर रखा था वो ये था कि उन्होंने अपना लिया था कि जी हम सेकुलरिज़म के साथ रह सकते हैं, हम मजहबी रवादारी के साथ रह सकते हैं, हम मुख्तलिफ मज़ाहिब के बावजूद रह सकते हैं। यह बात पहले भी गलत थी, अब भी गलत है कि भारत के मिजाज में रवादारी नहीं है। भारतीय मुआशरे के अंदर रवादारी को फ़रोग़ दिया नहीं गया, अमदन ऐसा नहीं किया गया। नतीजा ये हुआ है कि आज़ादी के बाद भारत अक़लियतों के लिए एक जहन्नुम बनकर रह गया। ये दुरुस्त है, मैं एग्री करता हूँ। हमारे दोस्त कह रहे थे कि क़ायद आज़म की 11 अगस्त की तकरीर को नज़रअंदाज किया गया और हमने उसके नुकसानात उठाए, और जब तक हम उस तकरीर को नज़रअंदाज करते रहेंगे हम वो नुकसान उठाते रहेंगे। और हम क़ायद आज़म का तस्वुर बहुत वाज़ेह था, बहुत क्लियर था। और गज़ब की बात यह है, सितम की बात यह है कि पाकिस्तान में भी क़ायद आज़म की इस तकरीर को सेंसर कर दिया गया था, ख़ुद क़ायद आज़म के होते हुए, उस तकरीर के होते हुए। तो हमारे यहाँ एक माइंड सेट था, वो कहीं ना कहीं अब भी होता है। लेकिन पाकिस्तान की सोसाइटी बहुत प्रोग्रेसिव है, बहुत फॉरवर्ड लुकिंग है, बहुत ही कमाल की सोसाइटी है। दुनिया, हमारे यहाँ हुक्मरान बुरे आए, हमारे यहाँ तंग नज़र लोग आए, हमारे यहाँ इस तरह के लोग आए, लेकिन मोदी का आना इंडिया की तबाही है। और बीजेपी के इक़्तिदार का तसलसल ये का मतलब ये है कि भारत मुनक़सिम होता चला जाए। भारत साउथ में अलग रास्ता लेगा, कर्नाटक में अलग रास्ता लेगा, सिलहट में अलग रास्ता लेगा, असम में अलग रास्ता देगा, बंगाल में अलग रास्ता लेगा, मिजोरम में अलग रास्ता लेगा, नागालैंड में अलग रास्ता लेगा, मणिपुर में अलग रास्ता लेगा, आसाम में अलग रास्ता लेगा। इंडिया मुनक़सिम होने जा रहा है, और ये बात बिल्कुल ढकी छुपी नहीं रही है कि इंडिया ने अपने अंदर, बुनियादों के अंदर, एक नहीं, दो नहीं, 10 नफरत के एटम बम रख दिए जो ब्लास्ट करेंगे। मैं नज़ीर लगारी साहब, मैं चाहूँगा कि मुझे थोड़ा सा कमेंट इस पर भी कर दें, जो एक और एस्पेक्ट जिसका मैंने जिक्र किया था कि 3 लाख डोमिसाइल कश्मीर के लिए, मकबूजा कश्मीर के लिए भारत ने जारी कर दिए हैं और मज़ीद जारी करने का इरादा है। तो ये खामोश तमाशाई तो हम एक अरसे से शायद अब बने हुए हैं। हमने कुछ अर्सा तस्करा किया कश्मीर का, अब तो वैसे ही दुनिया में क्राइसिस लाइक सिचुएशन है। अब अगर वहाँ पर आबाद भी लोगों को कर दिया जाता है और फिर कल को कहीं कहा जाता है कि जी आकर यहाँ पर आप इस्तिस्वाब राय आप करवा लें डेमोग्राफी तब्दील करने के बाद और चीज़ें सब, तो फिर क्या मज़ीद आगे क्या किस तरफ ये मामला जाएगा? एक तो ये कि ये मामला आलमी बिरादरी के सामने है। आलमी तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफार्म पर, सलामती कौंसिल के प्लेटफार्म पर ये एक मुतनाज़ा खित्ता है, और भारतीय आइन में किसी भी किस्म की तरमीम उस असरअंदाज नहीं होती है, ना अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर, ना सलामती कौंसिल की करारदादों पर। अब पाकिस्तान को ये मामला लेकर जाना चाहिए। हम पहले दिन से कह रहे हैं, ये सब कुछ जब नहीं हुआ था, जब ये कोरोना भी नहीं आया था, जब ये साहब कह रहे थे कि पाकिस्तान को प्रोएक्टिव जो है वो अपना स्टैंड लेना चाहिए और जाना चाहिए, बीजिंग में जाना चाहिए, मॉस्को में जाना चाहिए, लंदन में जाना चाहिए, पेरिस में जाना चाहिए, ब्रसेल्स में जाना चाहिए, वाशिंगटन में जाना चाहिए, न्यूयॉर्क में जाना चाहिए, और सबसे मिलना चाहिए और कहना चाहिए, दुनिया के उन ममालिक के हुक्मरानों से बात करना चाहिए, वहाँ के इस्टेब्लिशमेंट से बात करनी चाहिए कि भारत जो कुछ कर रहा है वो तबाही का रास्ता है, बर्बादी का रास्ता है। क्या इसराइल की आबादकारी से इसराइल में अमन कायम हो गया है? क्या फ़लस्तीनियों की सरजमीन पर यहूदी सेहूनी आबादियाँ बसाने से वहाँ अमन कायम हो गया है? क्या वहाँ लोगों के मसाइल हल हो गए हैं? क्या फ़लस्तीनियों ने तर्क कर दिया है कि वो आज़ादी के ख़्वाह नहीं रहे? ये गलत बात है। कश्मीर में भी ये
हुर्रियत को और हुर्रियत पसंदी को ख़त्म नहीं किया जा सकेगा, ये मुमकिन नहीं है। ये आबादकारी करना चाहेंगे लेकिन वहाँ आबादकारी नहीं हो सकती है जहाँ अमन नहीं होगा। यहाँ अमन नहीं है, लोग आएंगे और अपनी जान की, माल की, इज्जत की, आबरू की कीमत पर आएंगे। कश्मीरियों ने बहुत सफ़र किया है, वो अब भी सफ़र कर रहे हैं। अब जो लोग आएंगे उनको नज़ीर लगारी साहब, पॉइंट आ गया आपका। लोग बिल्कुल बात बजाय कि कश्मीरियों ने सब्र किया है, वो अब भी कर रहे हैं, मजीद करते रहेंगे। लेकिन बात हुई कि जो प्रोएक्टिव रोल जो जिस तरह से प्ले करना था इस कोरोना के आने से पहले, वो शायद उस पर बहुत सवाल रहेगा इस मौजूदा हुकूमत से। हमें जिस तरह से जो वादा था खान साहब का कि वो खुद सफ़ीर बने थे और फिर कहाँ गया वो मामला, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं एक ब्रेक की जाने पड़ूंगा, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम जो 18वीं तरमीम का मामला है, ये मामला क्यों ज़ेरे बहस आ रहा है, क्या होने जा रहा है इस वक्त, क्या तशवीश है कि 18वीं तरमीम ये मौका ज़रूरी था कि उस पर बात की जाती। मैं चाहूँगा ब्रेक के बाद हम इस पर बात करें, साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक। ब्रेक पर जाने से पहले हमने बात की इस वक्त जो कश्मीर का मामला है या जो भारत में अक़लियतों के साथ एक सलूक का मामला है, दैट्स एन ऑन गोइंग इशू। और ये अब का नहीं है, जब से ख़ास तौर पर नरेंद्र मोदी की हुकूमत आई है तब से ये मामला चल रहा है और हम इस पर गाय बगाए बात भी करते रहते हैं। और जिस तरह से तीनों हमारे मौजूद मेहमानों की जो राय है वो इसी बात पर मुत्तफ़िक हुए कि हमें कुछ करने की या सोचने की ज़्यादा अब शायद ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो कुछ वहाँ पर हो रहा है वो ख़ुद अपनी तबाही के रास्ते पर इस वक्त चल निकले हैं और वो तबाही अनकरीब ज़रूर हमें अब ऑलरेडी नज़र आ रही है और मज़ीद बहुत बड़ी हद तक होती हुई नज़र आएगी। आगे बढ़ते हुए इस वक्त जहाँ पर हम कोरोना वायरस से इस वक्त नबरदाज़मा हैं, जनरल साहब मैं आपसे जानना चाहूँगा, ऐसे में ये 18वीं तरमीम आप क्या समझते हैं कि कोई अव्वल तो 18वीं तरमीम को रिवोक करने के लिए उस तरह से अक्सरियत मौजूद नहीं है पार्लियामान में, तो ये इतना आसान नहीं होगा। इसका जिक्र पहले भी आया था जब ये गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी, अब इस मौके पर दोबारा आ रहा है। अपोजिशन इसके दिफा की बात कर रही है, मौलाना फजल रहमान साहब मैदान में आ गए हैं, चौधरी शुजात साहब कहीं और से मैदान में आ गए हैं। ये बहस बनती भी है इस वक्त और ये हुकूमत ये स्ट्रेंथ रखती भी है कि वो इसको 18वीं तरमीम को रिवोक कर सके, या ये तवज्जो हटाने के लिए बस एक नया मामला है जो हमें मिल गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये चीज तो अपोजिशन को समझनी चाहिए कि पार्लियामेंट के एक्ट के बगैर ये चीज, ये इसमें कोई तब्दीली हो नहीं सकती और हुकूमत के पास तो अक्सरियत है ही। अगर हुकूमत ये बात करती भी है तो उसको कहा जा सकता है कि जनाब आपके पास तो अक्सरियत नहीं है, आप आराम से बैठिए। असल किस्सा ये है कि ये यूं बात की जाती है, ऑपोजिशन यूं जाहिर करती है जैसे ये नौज़बिल्ला को सहीफा है जिसमें तब्दीली की नहीं जा सकती। बात यह है कि जब आप एक कानून बनाते हैं, आफ्टर ऑल 1973 का जो कानून बदला, हमारा आइन बनाया गया, क्या वो अपनी असल शक्ल में मौजूद है? क्यों नहीं है? 18वीं तरमीम में 144 शिकें हैं जो कि आपने नहीं, पूरा आइन बदल दिया गया। तो बदला गया ठीक है, क्योंकि आपकी पार्लियामेंट ने एक मेजॉरिटी से ये चीज महसूस की कि जनाब आइन 1973 वाला मुकद्दस जरूर है, लेकिन आज की जरूरियात हमारी कुछ मुख्तलिफ हैं और उसके तहत हमें एक तरमीम लाने की जरूरत है। आपने वो इत्तफाक राय से एक तरमीम ले आए। अब आप तरमीम जब लेके आए, आप उसको 8 साल 10 साल 12 साल उसके साथ चलते हैं और फिर हालात में कोई ऐसी चीजें आती हैं जो आपके नोटिस में आती हैं और आप महसूस करते हैं कि इसमें भी कुछ तरमीम की जरूरत है, तो जनाब ये कोई गुनाह है बात करना उस पर? मैं तो हैरान होता हूं कि ऑपोजिशन यूं जैसे कोई दुम पे पैर रख दिया किसी ने, इस तरह वो चीखने शुरू कर देते हैं। हालांकि पहली बात तो ये है कि जब तक पार्लियामेंट में डिस्कस कर दे, पार्लियामेंट में मेजॉरिटी में किसी के पास हो, तब्दीली तो हो ही नहीं सकती। पहले तो ये इशू है। और उसके बाद अगर तब्दीली करने के लिए लोग तैयार हो तो लाजमी बात है कि कंसेंसस होगा, मेजॉरिटी इसको चाहेगी तब्दीली, तो तब तब्दीली होगी। और तब्दीली करने में गुनाह क्या है? ये तो ऐसे है जैसे आप एक डिक्टेट कर रहे हो किसी को कि जनाब हम ठीक है, ऑपोजिशन में है, माइनॉरिटी में है, लेकिन हम आपको हिलने नहीं देंगे, आप इस पे बात ही नहीं कर सकते।
असल किस्सा जन ये साहब, है मेरा तो कि सवाल जैसे जो था टू बिगिन विद कि ये बहस इस वक्त बनती भी है। आप जरा थोड़ी सी सिचुएशन सर अगर हम एनालाइज करें, जिस पेंडेमिक का इस देखिए वक्त हमें ऑपोजिशन सामना इसको है, चैलेंज जो भी हमारे करती है चैलेंजेस हैं। कि कोरोना का जब आपने इशू हैंडल करना शुरू किया तो उसमें बाद मसाइल आए सेहत के नुक्ता निगाह से, जो कि अब प्रोविंस के पास चली गई हैं चीजें। अब प्रोमिसेस जो हैं वो जहां कहीं कोई उनको क्रेडिट देना होता है तो वो क्रेडिट क्लेम कर लेते हैं, और जहां कोई मसला आता है तो वफाक पे डाल देते हैं, सेहत तो आपका है जिम्मेदारी, तो बात तो होगी उस पर। अगर बात कर ही दी है किसी ने तो ऑपोजिशन को इसको इशू बनाने की क्या जरूरत है? ये तो इशू है नहीं, क्योंकि अगर मैंने ये कहा कि जनाब मुझे 18वीं तरमीम की वजह से ये मुश्किलात आ रही हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे पास अक्सरियत भी मौजूद है कि मैं तब्दील कर दूंगा। और इन एनी केस अगर तब्दील करने के लिए अक्सरियत होगी भी तो पार्लियामेंट में डिबेट होगी, उसके ऊपर आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दीजिए। ये तमाशा खड़ा किया इन्होंने जानबूझ के। असल किस्सा ये है कि ये तरमीम लाजमन किसी न किसी वक्त इसमें कुछ बेहतरी लाने की जरूरत है। ये तरमीम खत्म नहीं की जाएगी, लेकिन वक्त के साथ जिस तरह 18वीं तरमीम आई है, इसी तरह एक तरमीम कोई आएगी शायद, जिसमें कि आप ये समझेंगे, आप ये देखेंगे कि क्या 18वीं तरमीम के मुताबिक हमने रिसोर्सेज वसाइल भी सूबों को दिए थे कि वो उसके मुताबिक काम कर सके, या ये कि 18वीं तरमीम ने क्या सूबों को इस काबिल कर दिया कि वो कोरोना जैसी सिचुएशंस को हैंडल कर सकें। उनको क्या जरूरत है जो वफाक से मांग रहे हैं, लिहाजा 18वीं तरमीम में ये तब्दीली लाई जाए ताकि वफाक का रोल भी मौजूद रहे। अब चीज ये है कि इसमें गुनाह की बात क्या है? अगर मुल्क की बेहतरी के लिए, अवाम की बेहतरी के लिए, अवाम को एक क्राइसिस आज आ गई है, उससे निकालने के लिए अगर आपको कोई और जरूरत पड़ती है तो इसमें बुराई क्या है कि अगर पार्लियामेंट जिसने 18वीं तरमीम बनाई थी वो आज 18वीं तरमीम में कोई तब्दीली करना चाहे तो उस पर ममानियत है, उस पर आप चीखना शुरू कर दें। आपको खुदा का खौफ करना चाहिए। सही है, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसको हम टैबू बना लें। जन साहब, इस पर बात हो सकती है, आपकी यही राय है, और मैं बिल्कुल आपकी राय से मुकम्मल तौर पर इत्तेफाक करता हूँ कि कोई भी चीज़ ऐसे ना हो कि आप उस पर बात ही ना करें। जी, हम बिल्कुल बात ही नहीं करने देंगे। अगर एक चीज़ बहुत तवील बहस के बाद मंजूर हुई थी, उस पर आज दोबारा अगर ये समझा जाता है 10-12 साल के अरसे के बाद कि फिर ज़रूरत है बहस करने की, एक क्राइसिस लाइक सिचुएशन है, तो उस पर एटलीस्ट बात होनी चाहिए। मुर्तज़ा सोलंकी साहब, जहाँ तक रही बात इस 18वीं तरमीम की, तो मैं अगर अपनी ज़ाती राय का यहाँ पर इजहार करूँ तो मैं इस 18वीं तरमीम के हक़ में हूँ, और मैं समझता हूँ कि ये एक बेहतर कदम था, लेकिन 100% नहीं। क्योंकि आप 18वीं तरमीम करते हैं कि वफाक से मामलात सूबों तक जाएँ, सूबों की सतह पर उनको तमाम तर इख्तियारात मिलें। यहाँ तक मैं इस बात का मुतरफ भी हूँ और मैं इस बात को सपोर्ट भी करता हूँ, लेकिन जो जमातें, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ इस वक्त अलमबरदार हैं और तमाम तर क्रेडिट लेती हैं 18वीं तरमीम का, वो सूबों तक तो इख्तियारात जाने के हक़ में हैं, लेकिन जब उससे आगे निचली सतह पर अमली तौर पर जाने की बात है, जो बल्दियात का मामला है, तो वहाँ पर सबको चुप लग जाती है। असूलन तो जो इख्तियार है उसको हर सतह से निचली सतह तक अवाम के हाथों में करीब तक जाना चाहिए, लेकिन ये आधी ट्रांजिशन है और आधी नहीं है। तो ये मुझे बड़ा सवाल करने पे मजबूर कर देती है कि फिर किस तरह का चैंपियन बनती हैं ये जमातें और किस तरह का ये क्रेडिट लेती हैं सारी बात का। जी, बात ये है कि ये 18वीं तरमीम के बारे में जो बहस है, ये पिछले साल भी चली थी, अगर आपको याद हो, मार्च के महीने में। जी बिल्कुल बिल्कुल। अब ये बात शुरू हुई तो उस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि मैं इस मसले पर लॉन्ग मार्च के लिए भी तैयार हूँ, ट्रेन मार्च वगैरह। उसके बाद फिर ये मामला दब गया था। अभी भी जब इन्होंने दोबारा, असद उमर ने शुरू की बात, इससे पहले फैसल वावडा ने और फवाद चौधरी ने और कुछ और वज़रा ने इस पे बात की, तो फिर मामला दोबारा गर्म हुआ। हमें ज़रा ये देखना चाहिए कि ये मामला जज्बाती क्यों बन जाता है। मामला जज्बाती इसलिए बन जाता है कि इसकी जो जड़ें हैं वो हमारी सियासी तारीख में हैं। ये मामला 50 के अशरे से चला आ रहा है। लगारी साहब आपको पूरे किस्से बताएंगे कि किस तरीके से 1 यूनिट जो है वो बनाया गया और फिर उसके ख़िलाफ़ एक तहरीक शुरू हुई। तो ये जो मामलात हैं सूबाई खुद मुख्तारी के, ये हमेशा से हसास मामलात रहे हैं, और ख़ास तौर पर जो छोटे सूबे हैं वो इस मामले पर काफ़ी अरसे से जो है वो
उनका एक ऐतराज़ रहा है। तो जब भी इस मामले को छेड़ने की बात होगी तो लोग जो है वो बहुत ज़्यादा हसास हो जाएंगे। आप ये याद रखें कि खुद जो 73 का आइन था उसके अंदर भी ये लिखा गया था कि 10 साल बाद जो वो जो कंकरेंट जो डिपार्टमेंट्स हैं वो सूबों को चले जाएंगे। लेकिन वो 1983 में तो मार्शल था, ये मामला जाके 2010 में 18वीं तरमीम आई। लेकिन उसके बाद हुआ क्या है, 18वीं तरमीम के बाद 17 वजारतें जो है वो सूबों को चली गईं, और अभी जैसे ही वो वजारतें तब चली गईं, अभी पीपुल्स पार्टी की हुकूमत ही मौजूद थी, तो वफाकी हुकूमत ने दोबारा वही वजारतें नए नामों के साथ जो है वो खड़ी कर दी। और ये काम पीपुल्स पार्टी के वक्त में ही शुरू हो गया था। अगर आपको याद हो कि रजा रब्बानी ने सबसे पहले सेनेट में खड़े होकर कहा था कि ये आप गैर आइनी तौर पर वही वजारतें दोबारा खड़ी कर रहे हैं। तो और ये मामला जो है वो नून लीग की हुकूमत में भी बरकरार रहा। तो असल जो मकसद था कि आप जब आपने महकमे सूबों को भेजे, मुंतकिल किए, तो फिर वही वजारतें जब आपने दोबारा खड़ी कर दी तो उसका मकसद आपने खुद ही उसको खत्म आपने नफी कर दी अपनी बात की, जो काम आपने किया नफी कर दी। दूसरी जो बात है वो ये है कि कोई भी आईनी तरमीम कुरानी सहीफा नहीं है, उसमें बेहतरी की गुंजाइश होती है। लेकिन इस वक्त जब आपको पता है कि आपके पास अक्सरियत नहीं है, तो इसका मतलब है कि आप खुद भी चाहते हैं कि इस मसले पर गुफ्तगू हो। हिज़्ब इख्तिलाफ जो है, जिनके लिए ये मामला हसास है, उन्होंने भी इस मामले पर अपनी सियासत करनी है। तो आप ऐसा काम कर क्यों रहे हैं ऐसे नाजुक मौके पर, जिस वक्त ज़्यादा ज़रूरत है कि सूबे और वफाक मिलकर कोरोना का मुकाबला करें? तो मैं ये नहीं कहता कि जी वो सूबों और वफाक के दरमियान दोबारा बेहतर कोऑर्डिनेशन जो है उसकी ज़रूरत है, लेकिन जिस तरीके से ये नेशनल कमांड सेंटर बना है, तो वो किसने बनाया है और कैसे बनाया है ये हमें नहीं मालूम। अगर वफाकी हुकूमत ने अपनी बेहतर कारकर्दगी दिखाई होती तो ये इस तरह से 2.5 महीने के बाद इस तरह से नहीं बनता। आपने जो आईनी इदारे हैं उनको आपने कूड़े के डब्बे में फेंक दिया है। नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी की क्या आईनी हैसियत है? आपके पास मुश्तरका मफादात काउंसिल मौजूद है, जिसका 90 दिन के बाद इजलास होना होता है, उसका इजलास क्यों नहीं हो रहा? इसका जवाब कौन देगा? तो बहुत सारी चीजें हैं बुनियादी तौर पे सोलंकी साहब, आपने राइटली पॉइंटेड। और आपने बताया कि जिस तरीके से मकामी हुकूमतों को आपने ख़त्म किया हुआ है, ये वो आइन पे चल रहे हैं आप। आर्टिकल 140 जो है उसको आपने दफन कर दिया। इसी हुकूमत ने सबसे आकर पहले मकामी जो हुकूमतें थी पंजाब में उनको ख़त्म कर दिया, खैबर पख्तूनख्वा में। बिल्कुल सही सोलंकी साहब, तफसील से आपने तमाम मामले पर रोशनी डाल दी। मैं ज़रा आगे बढ़ते हुए इस वक्त लगारी साहब से जानना चाहूँगा। लगारी साहब, सारी बातें अपनी जगह, तफसील से सोलंकी साहब ने भी बताया, जल साहब ने भी कहा कि बात होने में क्या हर्ज है, बात तो हो सकती। मेरा सवाल एक है कि बात आप उस चीज़ पर करें जो आप चीज़ कर सकते हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, अगर मैं कोई काम नहीं कर सकता तो मैं उस बहस में भी नहीं उलझूंगा। ये मौजूदा हुकूमत के पास ये वाज़े है कि वो अक्सरियत मौजूद नहीं है जिससे वो इस मामले को तब्दील कर सकती है। जब वो नहीं कर सकती, और हम सब जानते हैं, और माजी में भी जो अभी सोलंकी साहब ने जिक्र किया कि ये पिछले साल भी बहस चली थी और फिर यहीं पर आके कंक्लूड हुई कि जी वो अददी अक्सरियत ही नहीं है कि ये काम किया जा सके। तो फिर जब अगर किया ही नहीं जा सकता तो इसको छेड़ना या इसको मौजू बनाना वो क्यों बनाया जाता है? ये तो हुकूमत अगर करती है तो मेरा सवाल ये होगा कि क्यों करते हैं? और फिर अगर अपोजिशन को भी पता है कि हुकूमत के पास वो स्ट्रेंथ नहीं है तो वाई डू दे बॉदर अगर हुकूमत इस पर बात भी करती है तो? बहरहाल डिबेट कोई ना कोई शुरू करता है और फिर आगे बढ़ जाती है। ज़ाहिर है कि गुफ्तगू का कोई ना कोई फोरम होता है और किसी न किसी जगह पर बातचीत हो रही होती है, और हमने फोरम बना लिया मीडिया को, तो ज़ाहिर है मीडिया के अंदर ही गुफ्तगू होती है। अगर हमारा ये फोरम ताकतवर होता और बेहतर तौर पर काम कर रहा होता पार्लियामेंट का, तो शायद वहाँ पर बात होती। अगर मैं ये एक और बात कहता हूँ, जो बात वफाक के मरकज़ परस्त लोगों को अच्छी लगती है उसके लिए तो बिल्कुल सब तालियां बजाते हैं, और जो हम पाकिस्तान की कौमी वहादतों की और जो फेडरेटिंग यूनिट्स हैं और जो सूबे हैं, अगर हम उनकी बात करें, उनके हुकूक की बात करें और पाकिस्तान के आम आदमी की
جو بالکل بیسک نیڈز ہیں ان کی بات کریں تو لوگ فتاوا کی زد میں آ جاتے ہیں، پھر ان کے اوپر ملک دشمنی کے ٹھپے لگ جاتے ہیں، پھر ان پر غداری کے فتوے لگ جاتے ہیں، پھر ان کو پاکستان سے دور کر دیا جاتا ہے۔ یہ سارا کچھ ہم ڈرامے دیکھ چکے ہیں، ہم دیکھ چکے ہیں کہ 54 میں کیا ہوا، ہم دیکھ چکے ہیں 55 میں کیا ہوا، ہم دیکھ چکے ہیں 56 میں کیا ہوا، کیا ہو رہا تھا پاکستان کے ساتھ، اور کیا ہو رہا تھا کہ جس شخص نے 54 میں ریٹائر ہو جانا تھا وہ ریٹائر کیوں نہیں ہوا، وہ وزیر دفاع کیوں بن بیٹھا۔ یہ ہمیں تو آج تک نہیں سمجھ میں آیا ہے کہ ایک شخص نے جو 51 میں کمانڈر ان چیف بنا ہے وہ اس کو 54 میں چلے جانا چاہیے، تو وہ 54 میں نہیں گیا، 55 میں نہیں گیا، 56 میں نہیں گیا، 57 میں نہیں گیا، 58 میں مارشل آرٹ کے طور پر آ کر بیٹھ گیا، اور پھر اس طرح سے اس نے ملک کو چلایا اور تباہی کی بنیاد رکھی، اس نے بربادی کی بنیاد رکھی اور پاکستان کو توڑنے کی بنیاد رکھی۔ اور اگر ہمارے بس میں ہو تو ہم کہیں کہ اس پر ٹرائل ہونا چاہیے پاکستان کو توڑنے کا۔ یہ سارے کا سارا وہ جو ڈھگوسلا کیا جاتا ہے، وہ دیکھیں جی وہاں سے آواز اٹھ رہی ہے، وہ بڑی غداری کی آواز ہے، بڑی ملک دشمن آواز ہے، نہیں ہے بھائی، ہم بنانے والے ہیں، پاکستان ہم نے بنایا ہے، ہمارے آباء و اجداد نے بنایا ہے۔ سندھ میں سب سے پہلے یہ بات اٹھائی گئی تھی، یہاں پر جلسہ ہوا تھا جہاں میں بیٹھا ہوں، یہاں سے تھوڑے فاصلے پر سب سے پہلے آواز اٹھائی گئی تھی، جب پاکستان نہیں بلکہ بڑے صغیر کے کسی کونے میں ایک الگ ملک کی بات نہیں کی گئی تھی اس فارم میں، بالکل کلیئر فارم میں، تو سب سے پہلے سندھ میں آواز اٹھی تھی، اور سندھ ہمیشہ مار کھاتا رہا ہے۔ بنگال نے اٹھائی تھی، بنگال اولین لوگوں میں تھا، مولوی اے کے فضل الحق، اور مسلم لیگ بنی ہے ڈھاکہ کے اندر، اور نواب سلیم اللہ کا خاندان تھا، اور نواب سلیم اللہ کے اولاد میں سے خواجہ ناظم الدین کو ہم نے کہا کہ تم خائن ہو، چور ہو، ڈاکو ہو، جس نے اپنا سب کو لٹا دیا تھا پاکستان پر، ہم نے اس پر مقدمے چلائے، ہم نے حسین شہید سہروردی پر مقدمے چلائے جسے سٹینڈ لیا تھا، اور جو ہماری حکمران اشرافیہ بن رہی تھی اس نے پوچھا ان سے کلکتہ کیوں چھوڑ دیا، مرشد آباد کیوں چھوڑ دیا، اور انہوں نے جو دارجلنگ کیوں چھوڑ دیا، وہ باقی سارے علاقے کیوں چھوڑ دیے۔ وہ پاکستان کو ایک ٹھوس حقیقت کے طور پر بڑی، یہ ایک اشرافیہ ہے جو چیزوں کو اپنے مفہوم دیتی ہے، اپنے وہ اس کا تسلسل ہے، وہ اب بھی چل رہا ہے۔ بھئی آئین کے اندر موجود تھا کنکرنٹ لسٹ ہے، یہ کنکرنٹ لسٹ میں صوبے بھی کام کریں گے، وفاق بھی کام کرے گا، 10 سال تک، 10 سال کے بعد ہم یہ محکمے ڈیوالو کریں گے اور صوبوں کو دے دیں گے، سبحان اللہ۔ اور وہ بات نہ 83 میں ہونی تھی نہیں ہوئی، 93 میں ہونا تھی نہیں ہوئی، 3 میں ہونی تھی نہیں ہوئی، وہ جا کر 9-10 میں ہوئی ہے، وہ جا کر کوئی 37 38 سال کے بعد ہوئی ہے، ہو گئی ہے، اب لٹھ لے کر پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ میں نے دیکھیں ایک ہمارا طاقت کا مرکز ہے جنرل ہیڈ کوارٹر، میں نے جنرل ہیڈ کوارٹر میں بیٹھ کر اس وقت کے آرمی چیف سے جناب کیانی صاحب سے یہ گزارش کی تھی، کیانی صاحب ہمیں یہ بات سمجھائیں، جب وفاق نے نہیں ڈیلیور کرنا ہے ایجوکیشن میں، ہیلتھ میں، سوشل سروسز میں، لوکل باڈیز میں، جب اس نے یہ سارا کچھ کرنا نہیں ہے تو پھر اس کا بجٹ جو ہے پاکستان کے 4 صوبوں کے مجموعی بجٹ سے دگنا کیوں ہے، دگنے سے بھی بڑھ کر ہے۔ تو یہ سب کچھ میں لغاری صاحب آپ کے جذبات کی بہت قدر کرتا ہوں، اور آپ نے بڑی تفصیل سے جو تاریخ ہے وہ بھی بیان کی، اور پھر جس طرح سے کام ہو گیا آپ نے کہا لٹ لے کر آپ پیچھے پڑے ہوئے۔ میں لغاری جی جنرل صاحب میں لغاری صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا، جو سمراٹ ہیں اس وقت 18ویں ترمیم کے، اب ہو گیا کام، نہیں پڑتے پیچھے، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ سمراٹ مل رہے ہیں، جو مقصد تھا 18ویں ترمیم کا وہ ہو رہا ہے؟ اور پھر جو میں نے ایک سوال کیا تھا کہ آپ صوبوں تک تو اختیارات پہ جاتے ہیں کہ ان کو دے دیں، اچھی بات ہے، لیکن آپ نیچے بلدیات تک نہیں جاتے، یہی پارٹیز جو بڑا چاہتی ہیں کہ صوبوں کو اختیارات ملے، یہ پھر صوبائی حکومتوں سے نیچے آگے جانے کے لیے، دینے کے لیے کچھ تیار نہیں ہے، تو یہ دورہ معیار کیوں ہے؟ یقیناً جانا چاہیے، یقیناً جانا چاہیے، ایبسلوٹلی جانا چاہیے، 100% جانا چاہیے، میں پورے شد و مت کے ساتھ کہتا ہوں کہ جانا چاہیے، اس بات میں ہمیں کوئی شک نہیں۔ صرف ایک بات میں اور کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جب محکمے ڈیوالو ہو کر چلے گئے ہیں صوبوں کے پاس، تو وہ مرکز میں وہ دفاتر، وہ سیکریٹریٹ، وہ سارے کے سارے ڈپارٹمنٹ، وہ سارے کے سارے عملے وہاں کیوں موجود ہیں، اور اس کا فنڈز وہاں کیوں موجود ہیں، وہ ساری رقوم وہاں کیوں موجود ہیں، وہ ساری رقوم نیچے کیوں نہیں آ رہی ہیں؟ 45 محکموں کے میں لغاری صاحب پھر میں سولنگی صاحب کی بات یہاں پر آپٹ کر لوں کہ جو 18ویں ترمیم کے چیمپئنز ہیں جنہوں نے یہ کی، انہوں نے اپنے دور حکومت میں یہ کنفلکٹ بھی پیدا کر دیا تھا، اس بات پہ پھر ہم سب متفق ہو جائیں؟ نہیں، میرا خیال یہ ہے کہ یہ ایوالونگ وہ ہے، پروسیس ہے، یہ چیزیں آگے بڑھتی رہتی ہیں۔
ہم چیزوں کو لے کر چاہتے ہیں کہ پاکستان بہت سی چیزوں کو لے کر آگے. پہلی بات یہ کہ ہم پاکستان کو تفتان سے لے کر واخان تک اور بلتستان گلگت بلتستان کے آخری کونے سے لے کر جیمنی تک ہم پاکستان کو ایک مکمل طور پر پاکستان کا وفاق سمجھتے ہیں اور ہم اس کے 1 انچ کے بھی کسی بھی قسم کے ترمیم تنسیق کے سخت خلاف ہے. مزاحمت کریں گے ہم پاکستان کے ہمیں ہمارے اوپر یہ ٹھپا نہ لگایا جائے کہ یہ پاکستان کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. لغاری صاحب میرے پاس I'm running out of time. میں جلد صاحب کو کہنا چاہ رہے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ جتنی 55 سے یا 1943 سے 47 سے جو تاریخ بتائی ہے لغاری صاحب نے اس کا آج کے حالات سے ذرا بھر بھی کوئی واسطہ نہیں ہے. اصل چیز سوچنے کی یہ ہے کہ پہلے بھی تاریخ میں ہمارے 7 وزیر اعظم بدلے گئے 11 سالوں میں. وہ سیاستدان ہی تھے نا, کیا کر رہے تھے؟ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے تھے. تو یہ آپ اپنے پرسپیکٹو کو درست کر لیں. لیکن آج کے حالات کا مسئلہ یہ ہے کہ ایک کورونا کا جو قصہ آیا اس نے بہت سارے حقائق آپ کے سامنے نئے سرے سے رکھے. صوبوں کی آزادی پہ کسی کو کوئی نہ اعتراض نہ کوئی لینا چاہتا ہے, لیکن کیا یہ آج کورونا کا واقعہ اس دن ہوا تھا جب 2010 میں یہ آپ نے بنائی تھی ترمیم؟ ابھی سولنگی بات کر رہے تھے یہ کمانڈ سینٹر بنانے کی. کل اس کو ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ کورونا پہلی دفعہ آیا, پہلی دفعہ یہ چیز بنائی گئی تو ہو سکتا ہے کہ اس کی آئینی شکل بن جائے کل کو. لیکن یہ ضرورت کیوں پیش آئی ہے؟ یہ نئے حالات کا تقاضا تھا کہ آپ نے یہ کام کیا, اس لیے کہ صوبوں کے ساتھ کوارڈینیشن کی کوئی ضرورت ہے. صوبوں کے ساتھ آج ان کو ایک سطح پہ لانے کے لیے اگر آپ کی فیڈریشن نے کوئی فیصلے کرنے ہیں تو ان کو صوبوں سے انفارمیشن چاہیے, ان کی ضروریات پتہ کرنی ہے, ان کے پاس کیا اکوپمنٹ ہے کیا نہیں ہے, یہ ایک جگہ پہ موجود ہے. اب یہ وہ چیز ہے جو آج آپ بہتری کی خاطر کرنا چاہتے ہیں, اور اگر کسی نے آج کے حالات, آج کی تکالیف اور آج کے تجربے کی بنیاد پہ یہ مشکل دیکھی کہ جناب 18ویں ترمیم میں یہ تبدیلی, تو آپ ساتھ ہی رونا شروع کر دیتے ہیں صوبائی خود مختاری کا. بے خود مختاری کا قصہ کہاں سے آیا؟ اس کو تو کچھ چھیڑ ہی نہیں رہا. آپ کو تو تکلیف یہ ہے کہ اس کی بات کیوں کی جاتی. یہ رونا جو ہے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ بھائی وقت کے ساتھ ساتھ ہر چیز میں بہتری لانے کی ضرورت ہوتی ہے. اگر آپ کو 10-12 سال کے تجربے کے دوران کچھ مشکلات آئی ہیں 18ویں ترمیم کی وجہ سے, تو اس پہ بات کرنی چاہیے آپ کو. آپ یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ یہ اس پہ بات کرنا ہی حرام ہو چکا ہے؟ اور یہ بھی آپ دیکھیے کہ اگر ڈیفنس کا بجٹ ہے تو وہ فیڈریشن نے دینا ہے, اگر باہر کے قرضے ہیں تو وہ فیڈریشن نے اتارنے ہیں, سرکولر ڈیٹ ہے تو فیڈریشن کا ہے, اگر کرنٹ اکاؤنٹ کا ڈیفیسٹ ہے تو فیڈریشن کا ہے, اور اگر یہ جو آپ کے ادارے جو چل رہے ہیں باہر وہ اس کا لاسز ہیں جتنے بھی یہ نیشنل انٹرپرائزز وہ فیڈریشن کا ہے, تو ریسورسز صوبوں کے ہیں تو فیڈریشن کہاں سے اتارے؟ جن صاحب آپ کی بات بالکل بجا ہے, and I totally agree with you over there, لیکن یہ مختلف رائے ہو سکتی ہے جس طرح آپ کی رائے. آپ کو گالی نکالتی ہے کسی نے, بالکل سر, میرا بھی پوائنٹ آف ویو ہے, میں وہی کہہ رہا ہوں, بالکل جس طرح آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے سر, اسی طرح مختلف پوائنٹ آف ویوز ہیں. بات کرتا ہوں کہ 12 سال آپ نے جب ایک چیز کو چلایا تو 12 سال کے بعد آپ کو اگر اندازہ ہوا کہ اس میں یہ خرابی ہے تو بھائی دور کرنا ہمارا فرض ہے. نہیں, اس بات سے تو میرے خیال سے جن سب متفق ہیں کہ اگر کوئی مسئلے ہیں, میں نے تو بالکل کا جتنا خرد برد ہوا ہے, جتنا صوبوں میں لوٹ مار ہوئی ہے آپ کو پتہ نہیں ہے, اور ثبوت سارے صوبوں میں آپ کو ثبوت نہیں مل سکتا. جن صاحب پوائنٹ ٹیکن سر, جن صاحب آپ کی بات مجھ تک پہنچ گئی. میں اس وقت I've exceeded the time limit given. میں اقتدار دونوں ایک جگہ پہ چلے گئے ہیں. میں جل صاحب پوائنٹ ویل ٹیکن, اب میں اپنے وقت سے ایکسیڈ کر رہا ہوں, کافی کر چکا ہوں آلریڈی. جس طرح سے آپ کی رائے ہے اسی طرح سے مختلف آراء ہے, بالکل بات ہونی چاہیے, اور بات کرنے میں تو میرے خیال سے کسی پہ کوئی پابندی نہیں ہے. اس کو دوبارہ سے ری وزٹ کیا جا سکتا ہے, ری تھنک کیا جا سکتا ہے, اس پہ ہر کسی کی اپنا ایک موقف ہے, اپنی رائے ہے, اور وہ تمام تر آراء جو ہیں وہ قابل احترام ہے. میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اپنے تینوں معزز مہمانوں کا. آج کے پروگرام سے اتنے. ارسلان خالد کو اجازت دیجیے, اللہ نے کی بات.